हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एस बी सी एस। अब हम लोग बात करते हैं अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर में कुछ कंपलसरी और वॉलंटरी फंक्शंस जो हैं जो पंचायत के साथ रिलेटेड हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि 29 जो फंक्शनल आइटम्स हैं या फिर आप कह लो कि टॉपिक्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पंचायत को दिए गए हैं आफ्टर 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इन टू बीइंग। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पंचायत को और रूरल लोकल बॉडीज़ को करनी ही पड़ती हैं कंपलसरी तौर पर, और कुछ है कि अगर उनकी मर्ज़ी हो तो वो कर सकते हैं। तो कुछ होते हैं कंपलसरी फंक्शंस विच आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर एंड विच आर मैंडेटरी, एंड कुछ होते हैं वॉलंटरी फंक्शंस विच आर डिस्क्रिशनरी या फिर ऑप्शनल प्रोविजंस फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर पार्ट 9 के अंदर जो दे रखे हैं, एंड विच आर मेंट फॉर ऑब्वियसली रूरल लोकल बॉडीज़। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ कंपलसरी फंक्शंस की जो कि रूरल लोकल बॉडीज़ को परफॉर्म करने ही पड़ते हैं। एक तो ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज करना इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि गांव 1, गांव 2 और गांव 3 या एन नंबर ऑफ गांव, कितने गांव मिलकर एक ग्राम सभा बना रहे हैं, ये डिक्लेयर करना है। याद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, या जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, याद है? डॉक्यूमेंट यही होता है। उसके बाद पंचायत को इस्टेब्लिश करा जाए विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जब चुनाव होने हैं पंचायतों में विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सभी सीटों पर, तो डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब बात आती है पंचायत के चेयरपर्सन की पोस्ट की एट द इंटरमीडिएट एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, नॉट एट द विलेज लेवल, तब पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन के लिए होने चाहिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस। पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट लेवल एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद कुछ वोटिंग राइट्स को सुनिश्चित करना, वोटिंग राइट्स ऑफ द चेयरपर्सन अदर मेंबर्स ऑफ अ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पंचायत के लिए अगर चुनाव लड़ने किसी को पंचायती चुनाव के लिए अगर खड़े होना है तो 21 ईयर्स टू बी द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू पंचायत। सीट्स आरक्षित होनी चाहिए मेंबर्स के लिए भी और चेयरपर्सन के लिए भी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज इन पंचायत एट ऑल द 3 लेवल, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद 1/3 जो सीटें हैं, 1/3, वो रिजर्व होनी चाहिए मेंबर्स के लिए, चेयरपर्सन के लिए, फॉर वेमेन इन पंचायत एट ऑल 3 लेवल्स, अगेन विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स पंचायतों के लिए, कि जो भी विलेज लेवल, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पंचायतों को गठन होगा उनका कार्यकाल होगा 5 साल का, एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शंस विद इन 6 मंथ्स अगर कभी भी पंचायत को सुपरसीड करना पड़ता है तो। ठीक है, उसका टेन्योर बढ़ता है या उसको कभी बर्खास्त करना पड़ता है, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। क्या ये बिल्कुल सिमिलर साउंड करता है विद रिस्पेक्ट टू विधानसभा एंड लोकसभा? है बिल्कुल, यही तो फायदा है इसका 73rd अमेंडमेंट एक्ट का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस कौन कंडक्ट करता है? विधानसभा के लिए बताओ। हाँ, मतलब इलेक्शन कमीशन, जिसको वैसे हम कहते नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, यूनियन इलेक्शन कमीशन है ना।
कभी वैसा वर्ड ऐसा यूज़ नहीं करते हैं लोग, यूनियन इलेक्शन कमीशन, सिर्फ इलेक्शन कमीशन कहते हैं, या सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन कमीशन। और लोकसभा के लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? यही सेम बॉडी दोनों के लिए, हाँ ठीक है। लेकिन पंचायतों के लिए देयर इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल में, ताकि पंचायतों की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करा जा सके। अब इसके अलावा कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं पंचायतों के लिए जो कि वॉलंटरी हैं, कंपलसरी नहीं है। ये चाहें तो इनको निभा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, नज़रअंदाज कर दो। कोई कोड वोट लेकर नहीं जा सकता सरपंच को या चेयरपर्सन को या मेंबर्स को। ग्राम सभा को कुछ पावर्स और फंक्शंस देना विलेज लेवल पर कि ऐसा ऐसा काम करो, वैसा वैसा काम करो, वो डिपेंड करता है ना कि सिचुएशन क्या है। उसके बाद ये डिटरमाइन करना कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत, गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत इन द इंटरमीडिएट पंचायत, और इन केस ऑफ स्टेट नॉट हैविंग इंटरमीडिएट पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये जो पंचायत है ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस चीज़ को करेंगे भी कि नहीं करेंगे, किन राज्यों में इंटरमीडिएट पंचायत है, कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है। तो वहाँ पर किस ऐसी सिचुएशन में किस प्रकार से जो चेयरपर्सन्स हैं विलेज पंचायत के, उनको रिप्रेजेंटेशन देनी है, या तो इंटरमीडिएट पंचायत में बैठने की या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत में बैठने की। उसके बाद गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन्स ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। पहले तो यही चुना जाएगा कि देखो अगर विलेज पंचायत है तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है, इंटरमीडिएट पंचायत। प्रीवियस पॉइंट ये कह रहा था अगर जिन राज्यों में इंटरमीडिएट पंचायत का कंसेप्ट नहीं होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, तो ये डिटरमाइन करना। फिर अगर कोई चेयरपर्सन इंटरमीडिएट पंचायत लेवल पर है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत पर, इसको डिटरमाइन करना। सबसे ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट लेवल या विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के, लोकसभा राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों हाउसेस के विधानसभा और विधान परिषद, इन द पंचायत एट डिफरेंट लेवल्स, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मेंबर्स और चेयरपर्सन को बैकवर्ड क्लासेस के लिए पंचायत में एट ऑल लेवल, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू द पंचायत, ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर इफेक्टिव तरीके से काम कर सकें, यानी कि उनको एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाना, उनको फंड के लिए या अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए ज़्यादातर आश्रय ना रहना पड़े, डिपेंडेंसी क्रिएट ना करनी पड़े स्टेट गवर्नमेंट पर या फिर यूनियन गवर्नमेंट पर। उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन पंचायत, कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए कुछ प्लान प्रिपेयर करें, एंड टू परफॉर्म सम और ऑल ऑफ द 29 फंक्शंस जो कि लिस्टेड है इन द 11th शेड्यूल, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये 29 फंक्शन, ये सारे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल पावर्स देना पंचायत को, दैट इज ऑथोराइजिंग देम टू लिवाई, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस एंड फाइन्स। ये क्या होगा इनके लिए, एक independent source of revenue. Assigning to a panchayat the taxes, duties, tolls, fees levied and collected by the state government, जो राज्य की सरकार ने कलेक्ट करी है उसको कुछ शेयर इनको बांटना, ताकि ये सर्टेन इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस को, पावर्स को, फंक्शंस को फुलफिल कर सकें। ये हो जाएगा जब एक्स्ट्रा फंड आएगा राज्य की सरकार ने जो टैक्स कलेक्ट कर रखा होगा उससे, कुछ भी टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, फाइन्स एक्सेट्रा, जब उनके साथ शेयर करेंगे। मेकिंग द ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट,
अब ग्रांट्स इन एड में क्या होता है? क्या ये अमाउंट वापस देना है क्या पंचायतों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इट इज़ अ ग्रांट, नॉट अ लोन। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रिएटिंग ऑल मनीज ऑफ द पंचायत, ताकि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है, राज्य की सरकार का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में रखा जाता है, ऐसे ही इनके लिए भी कुछ ऐसा फंड होना चाहिए कि ये जो पैसा आ रहा है एक तो इंडिपेंडेंट सोर्स है और राज्य की सरकारें जो शेयर कर रही हैं या फिर कभी ज़रूरत के तौर पर ग्रांट इन एड दी तो ये पैसा कहीं तो इनके पास होना चाहिए ना, मतलब दिस विल सर्व एज देयर मनी बैंक। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट की, 1996 में जो आया था, पीसा एक्ट ऑफ 1996 एक्सटेंशन एक्ट। जो प्रोविजंस थे पार्ट 9 में संविधान में रिलेटेड टू पंचायत्स, ये ना फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन संविधान ने एक विंडो ये दे रखी थी कि जो संसद अगर चाहे, पार्लियामेंट अगर जो चाहे, वो इन प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकता है इन एरियाज़ में, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, जैसा कि पार्लियामेंट जब इनको एक्सटेंड कर रहा होगा तो स्पेसिफाई कर देगा। अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट ने क्या करा, अब पार्लियामेंट के पास ही पावर थी, तो पार्लियामेंट ने 1996 में एक एक्ट इंट्रोड्यूस करा, एक एक्ट लेकर आया, मतलब उसको पास करवा दिया, प्रेसिडेंट से साइन करवा दिया, तो अल्टीमेटली एक्ट बन गया। ठीक है। प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ये आराम से इसलिए हो गया क्योंकि पंचायत के लिए ही, पार्लियामेंट के लिए ही विंडो ओपन थी कि पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करेगा कि कैसे जो पार्ट 9 के अंदर फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ के अंदर पार्ट 9 की जो प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं मॉडिफाइड फॉर्म में और कुछ एक्सेप्शंस के साथ। पार्लियामेंट ज़्यादा बेटर तरीके से सोच सकता है, तो पार्लियामेंट ने इसी के अंतर्गत एक एक्ट इंट्रोड्यूस करा, प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। मतलब कुछ नहीं है इस एक्ट में, सबसे पहले आपको इतना समझना है, ये क्या कह रहा है कि जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं लाइक पंचायत वगैरह, इनको एक्सटेंड कहाँ करना है? शेड्यूल्ड एरियाज में, विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस एंड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, नाम है इसका प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉपुलरली इसको कहा जाता है पीसा एक्ट या फिर पीसा एक्सटेंशन एक्ट या पंचायत एक्सटेंशन एक्ट। प्रेजेंटली 2019 में 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल एरियाज है। अब फिफ्थ शेड्यूल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना एक शेड्यूल है, अलग अलग शेड्यूल होते हैं, 5वां शेड्यूल है, उसके अंदर कुछ एरियाज़ बता रखे कि इन पे खास तरीके से इनकी डेवलपमेंट वगैरह पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो राइटर आपको ये बता रहा है कि 2019 तक ऐसे 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों में कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ मिलते हैं जो कि फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ के अंतर्गत वो राज्य आते हैं कि वहाँ पर ऐसे उनके रीजन्स हैं उन राज्यों में जिन पर ख़ास तौर पर डेवलपमेंट के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ख़ास तरीके से ध्यान देना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू जब दूसरे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स या दूसरी तरीके की डेवलपमेंट देश में बाकी राज्यों में, बाकी रीजन्स में आ रही है। थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दो, ये है मतलब इसका पूरा का पूरा फंडा। तो ऐसे कौन से राज्य हैं ये आपको याद करके रखने हैं। ठीक है। जैसे ट्राइबल एरियाज वाले स्टेट्स भी आपको याद करने हैं और इस शेड्यूल्ड एरियाज़ वाले याद करने हैं। ठीक है। तो दीज आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ये सभी के सभी जो 10 राज्य हैं, दे हैव इनेक्टेड रिक्विजिट कंप्लायंस लेजिस्लेशंस। इन्होंने अपने अपने राज्यों के अंदर जिस प्रकार से पंचायती राज एक्ट्स थे, आपको पता ना राज्यों को मतलब वो दिया गया था, लिबर्टी दी गई थी कि तुम अपने हिसाब से मोल्ड करके मतलब वैसा कर लो राज्य की व्यवस्था के हिसाब से। इन्होंने इन सब ने पीसा एक्ट को बेसिकली क्या है कि अपनाया। ठीक है।
पंचायती राज एक्ट्स को अमेंड करा तो ऑब्वियस ही बात है, एक्सटेंड करा ना आपने राज्य में एक्सटेंशन एक्ट को, पीसा एक्ट को अपनाया। तो अब पीसा एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आया क्या, ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, एम क्या थे, ठीक है, इसको जानते हैं। ये आपको याद नहीं करना है। ये जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं वो, श्रेया आपने सुन रखा होगा, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन निकलती हैं, तो मई 2001 का कोई एडिशन होगा कुरुक्षेत्र मैगजीन का, उसके अंदर एक आर्टिकल आया था पंचायत एंड शेड्यूल एरियाज, SK सिंह ने लिखा था, उनसे उनके पेज नंबर 26 से इन्होंने बोरो कर रखा कुरुक्षेत्र की उस साल की मैगजीन से। तो हमारे किसी काम का नहीं है, हम ऐसी चीज़ों को रेफरेंस में नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सोचोगे ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, कुछ सरकार का कोई डॉक्यूमेंट था क्या, नहीं, कुरुक्षेत्र मैगजीन की बात हो रही है यहाँ पर, आपके किसी काम की नहीं है यहाँ पर ये वाली बात, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स काम के हैं। नंबर 1, टू एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत्स टू द शेड्यूल्ड एरियाज विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। जो पार्ट 9 में जो भी प्रोविजंस थे शेड्यूल्ड एरियाज में लाने हैं, और बात तो ये चल रही थी शेड्यूल्ड एरियाज में कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के बिना आ ही नहीं सकते, तो बस कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लाने हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एम है, पीसा एक्ट का एम है, टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ऐसा ना हो कि पीसा एक्ट जिस जिस जगह में जा रहा है, तो पार्ट 9 में जो पंचायत की प्रोविजन जो गिवन है वो एक इंडिपेंडेंट रूप से, जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन अपने आप को चलाते हुए आए हैं, उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिस भी रीजन्स में वो ऑपरेट करते हैं, उनका सेल्फ रूल ख़राब ना हो, नहीं, सेल्फ रूल बल्कि प्रोवाइड करा जाए कि हाँ ठीक है, ये अगर आ रहा है तो इसकी वजह से आपके जो राइट्स हैं वो और इन्हेंस होंगे, आपसे छीने नहीं जाएंगे। ट्राइबल पॉपुलेशन को एक प्रकार से ये विश्वास दिलाना, जिन भी रीजन्स में ट्राइबल बेल्ट एरिया, जो ट्राइबल बेल्ट रीजन्स हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी तादाद में बल्क में मिलती है। नंबर 2, टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जनता को पंचायतों के डिसीजंस में या प्रोसीजर में इन्वॉल्व करा जाए, और जनता जो है हर एक चीज़ जाने कि ग्राउंड लेवल पर, डिसेंट्रलाइज लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, विलेजेस लेवल पर चल के रहे, एंड टू मेक द ग्राम सभा अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। गाँव में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी एक्टिविटी होगी, कुछ भी होगी, ग्राम सभा के इर्द गिर्द घूमेगी, ग्राम सभा विल बी द डिटरमाइनिंग अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद टू इवॉल्व अ सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जब पीसा एक्ट आ रहा है तो ये सुनिश्चित करा जाए कि जिन शेड्यूल्ड एरियाज़ में, जिन 10 राज्यों में ये अप्लाई करा जा रहा है कुछ मॉडिफिकेशंस और कुछ एक्सेप्शंस के साथ, वहाँ पर जो लोगों की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ भी चीज़ें रीति रिवाज परंपरा वगैरह जो हैं, वो उसी के साथ होते होते इम्प्लीमेंट हो, उसको बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें उनके साथ। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि ट्राइबल पॉपुलेशन के कुछ कस्टम्स, लोकल लोगों के रहने वाले गाँव के, जो एक पर्टिकुलर गाँव है एक राज्य में, वहाँ पर रहने वाले लोगों के कुछ रीति रिवाज परंपरा वगैरह, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए जब पीसा एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा हो तो। उसके बाद टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये आपके हो गए नॉर्मल लोकल लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया लोकल पॉपुलेशन, और ये बस सेम पॉइंट यहाँ पर ही है कि रीति रिवाज परंपरा जो है वो छीनी ना जाए, पीसा एक्ट कैसे भी करके उसको वॉलेट ना कर दे, विच आर रिलेटेड विद ट्राइबल कम्युनिटीज़ या ट्राइबल पॉपुलेशन। उसके बाद पंचायतों को एम्पावर करना एप्रोप्रिएट लेवल्स पे विद स्पेसिफिक पावर्स कंड्यूसिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स। पंचायत कुछ भी करे, कोई भी डिसीजन मेकिंग या कोई भी डेवलपमेंट लेकर आ रही है, कुछ भी कर रही है, ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स के साथ वो मीट होनी चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन की नीड भी ना हो, उनके पता चला कि रीति रिवाज कस्टम्स के साथ छेड़खानी करी जा रही है और फिर भी आप ये कहो कि हम तो ये फिर भी चीज़ करना चाह रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपना फ़ायदा वो खुद बता देंगे जो चीज़। लेकिन अगर वो जिसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं तो पंचायतों को फटाफट से वो वाला काम रोक देना है ऐसे एरियाज़ में। लास्ट, टू प्रिवेंट पंचायत एट द हायर लेवल फ्रॉम एज्यूमिंग द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ पंचायत एट द लोअर लेवल ऑफ द ग्राम सभा। मतलब
इन एरियाज़ में जो पंचायत के प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं वो तो थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ करे जा रहे हैं। तो जैसे पंचायत हायर लेवल पे फंक्शन करती हैं लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो अपना प्लान, अपना डेवलपमेंट प्लान थोपने की कोशिश ना करें ग्राम सभा के ऊपर विच इज़ फंक्शनिंग एट द लोअर लेवल, बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन अलग है। ये पार्ट 9 के ही प्रोविजंस हैं, है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ही, अर्बन लोकल बॉडीज़ ही, सब कुछ वही है, सॉरी रूरल लोकल बॉडीज़ ही, सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ पर हमें शेड्यूल्ड एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब फीचर्स क्या थे इस एक्ट के, आया क्या, ये तो हो गया कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या सोचे गए थे, क्या फीचर्स के साथ ये एक्ट आया, पीस एक्ट। A state legislation on the panchayat in the scheduled areas, it shall be in consonance with the customary law। कोई भी राज्य की सरकार जो ये पीसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगी, जैसा कि इन 10 राज्यों ने, जहाँ पर ये 5th शेड्यूल एरियाज़ के अंतर्गत ये कवर होते हैं 10 राज्य, इन्होंने जो अपने अपने विधानसभा विधान परिषदों से जो भी एक्ट पर पास करवाया पीसा एक्ट, तो अगर ऐसा कोई भी स्टेट लॉ, स्टेट लेजिस्लेशन आता है जो कि एनफोर्स करेगा पीसा एक्ट के प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर, वो इस बात का ध्यान रखे, जैसा कि अभी हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ा था, इट शैल बी इन कॉन्सोनेंस विद कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। लोकल पॉपुलेशन की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ ना हो विद रिस्पेक्ट टू देयर कल्चर, कस्टम्स, रीति रिवाज और परंपरा, ठीक है। उसके बाद अ विलेज शैल ऑर्डिनरीली कंसिस्ट ऑफ अ हैबिटेशन एंड और अ ग्रुप ऑफ हैबिटेशंस और अ हैमलेट और ग्रुप ऑफ हैमलेट्स, यानी कि विलेज क्लस्टर्स भी हो सकते हैं गांव में। एक गांव बड़ा गांव हो सकता है जिसके अंदर छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे समाये हों, ठीक है। कंप्राइजिंग अ पॉपुलेशन एंड मैनेजिंग इट्स अफेयर्स इन अकॉर्डिंग विद द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर गांव में जहाँ पर ये पीसा एक्ट इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ये देखा जाएगा कि वो गांव एक है, नंबर ऑफ गांव से मिलकर बना हुआ है, कोई छोटा सा कस्बा है या बहुत सारे कस्बे मिलकर एक एरिया बनाते हैं, जहाँ पर जनसंख्या कितनी भी रह रही हो, लेकिन कोई भी काम जो करा जाएगा वो उनके ट्रेडिशंस और कस्टम्स के अकॉर्डिंग करा जाएगा। हर एक गांव जो है उसके अंदर एक ग्राम सभा होनी चाहिए, एंड उस ग्राम सभा के अंदर कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, कुछ नहीं, सारे के सारे ऐसे लोग होने चाहिए हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल, ठीक है, ताकि लोग उनके साथ एक एसोसिएशन लिंक फील कर सकें, एसोसिएटेड मेंबर्स की तरह उनके साथ रहकर फील कर सके कि ये भी हमारे गांव के ही लोग हैं और ये हमारे लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को ये आउटसाइडर्स ना लगे, एलियन फीलिंग ना आए इनसे, ये नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हर एक ग्राम सभा, यानी कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ऐसे एरियाज़ में ये पीसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हम उनका भला करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार एक ही बात आ रही है ना श्रेया, जैद के रीति रिवाज परंपरा का पालन करा जाए, घुमा फिरा के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, है ना। तो हर एक ग्राम सभा जो है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट, इतनी सक्षम होनी चाहिए वो अपने आप में, टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को, उनके कम्युनिटी रिसोर्सेज को, एंड द कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर जो उनका ट्राइबल कम्युनिटी का जो राजा होता है ना, वो जो डिसीजन देता है वो सारे लोगों को मानना पड़ता है। अब आप ये नहीं कह सकते उनसे कि तुम्हें नहीं पता, हमारे तो कोर्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता, हमारी जो है ग्राम पंचायत हैं वो डिसीजन लेगी, नहीं, आपको उनके अनुकूल चलना है। उनका कभी भी कोई भी फीलिंग को, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है कि उनसे उनका कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन छीन लो आप। उनके जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है, जिस भी वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जहाँ से वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर कलेक्ट करते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, आप उनको रोक दो कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, रिस्ट्रिक्शंस लगा दो उनकी मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। कुछ उनके राइट्स आप छीन लो। पता चला जिस तालाब से वो पानी भरते हैं, ठीक है, तो आपने उस तालाब में जाने के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, हम आपको टैप्ड वाटर सप्लाई देंगे। भाई वो नहीं चाहते, अगर उनको चाहिए होगा वो खुद बोल देंगे, खुद इंतज़ाम कर लेंगे, आप अपना दिमाग मत लगाओ। ये है पीस एक्ट में, आप उनके अकॉर्डिंग चलो, भला कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में भला करो जिस डायरेक्शन में वो भला करवाना चाहते हैं। तुम जो किसी को प्यार देना चाहते हो वो सामने वाले को चाहिए होगा तो वो खुद ले लेगा, ज़बरदस्ती प्यार थोपने की कोशिश मत करो, ठीक है। एवरी ग्राम सभा शैल अप्रूव ऑफ द प्लान्स
प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, ताकि ऐसे 5th शेड्यूल एरियाज़ में ये जो 10 राज्य हैं 5th शेड्यूल एरियाज़ के अंदर जो कवर होते हैं वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सके, ठीक है। और अलग अलग जो प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करे जाएँ बाय पंचायत एट द विलेज लेवल। उसके बाद और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम सभा की होगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्टिव था कि ग्राम सभा शैल बी अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वहाँ पर होनी चाहिए। ग्राम सभा शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर पॉवर्टी एलिवेशन अदर प्रोग्राम, जो कि सेंट्रल लेवल ने बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए होंगे, राज्य की सरकार ने बनाए होंगे। तो ये ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे कौन कौन से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। हर एक पंचायत जो होगी विलेज लेवल पे, इट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम सभा अ सर्टिफिकेशन, ठीक है, अ सर्टिफिकेशन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये कुछ भी नहीं है कि कौन सा पैसा कहाँ लगा, एक एक चवन्नी का एक एक रुपये का हिसाब होना चाहिए, ताकि विश्वास कल को ये दिलाया जा सके कि ऊपर से जो कम्युनिटी को, मतलब लोकल पॉपुलेशन को विश्वास दिलाया जा सके कि ऊपर से जो पैसा आ रहा है, देखो एक एक पैसा जो है हमने इस एक्टिविटी में यूज़ करा है, किसी कोई भी पैसा जेब में नहीं गया किसी की, ठीक है। लेकिन इट इज़ ईजियर सेड देन डन। कहना बहुत आसान है, रियल चीज़ें अलग होती हैं कभी कभार। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज इन एवरी पंचायत, इट शैल बी इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटीज़ जिनके लिए वो रिजर्वेशन रखा जा रहा है अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन जो है, अगर रिजर्वेशन रखा जा रहा है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, औरतों के लिए, तो उनकी टोटल पॉपुलेशन में से उनकी कितनी जनसंख्या है, एससी की कितनी जनसंख्या है, एसटी की कितनी है, औरतों की कितनी है, उसके हिसाब से करना चाहिए। और इसके लिए सिंपल सी बात, रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब शेल नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, कितना परसेंट, 50%। यानी कि पीसा एक्ट में ये बोला गया कि एसटी जो है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट जितनी भी होंगी पंचायतों के अंदर, उसमें से 50% एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व होगी। फर्दर ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स शैल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। जितनी भी सीटें होंगी चेयरपर्सन के लिए पंचायतों में, वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व होनी चाहिए। कन्फ्यूज मत हो जाना, ये हम पार्ट 9 की बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पीसा एक्ट है, यहाँ अलग मॉडिफाइड और एक्सेप्शनल तौर से ये इम्प्लीमेंट करा जाता है, ठीक है। इसलिए आप कहोगे कि हम पहले तो कुछ और पढ़ रहे थे, वो पहले आप नॉर्मल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ये पीसा एक्ट है, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट सच शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन द पंचायत। शेड्यूल्ड ट्राइब कोई एक तो होती नहीं है, हो सकता है ना किसी किसी राज्य के अंदर कोई अलग और भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब हो, जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन आ सक, जिनकी किसी भी प्रकार से कोई भी रिप्रेजेंटेशन ना हो सके पंचायत में, एट इंटरमीडिएट लेवल या पंचायत लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ऐसे, तो ये राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो नॉमिनेट करें ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स को, ठीक है, ऐसी सीटों पर बैठने के लिए। बट सच नॉमिनेशन शेल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स टू बी इलेक्टेड इन द पंचायत। मतलब ये जो नए वाले शेड्यूल्ड ट्राइब को अगर नॉमिनेट करा जाएगा, तो ये नॉमिनेशन नए वाले शेड्यूल्ड ट्राइब की 1/10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/10 किसका, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स टू बी, कीवर्ड देखना, टू बी इलेक्टेड इन दैट पंचायत। और आप कहोगे 1/10 तो बहुत कम है, भाई ये नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, फ्री में दे रहे हैं, ओके। उसके बाद, क्योंकि देखो ना, बात ये है ना, ये जो तीनों लेवल पर पंचायत ग्राम सभा के जो इलेक्शंस के बारे में जो सोचा गया है मेंबर्स को लेकर, नॉट चेयरपर्सन को लेकर। चेयरपर्सन आपको पता है कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेकिन विलेज लेवल पर अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट लेवल पर बात करें और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें मेंबर्स की, तो उनके कैसे इलेक्शंस होते हैं, अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर, चाहे पी सेट हो चाहे
73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत हो, कैसे इलेक्शंस होते हैं? डायरेक्ट ना होते कि नहीं होते हैं? इसलिए तो वो डायरेक्ट इलेक्शंस वाली चीज़ ना बिगड़नी नहीं चाहिए, और कुल मिलाकर इलेक्शंस वाली चीज़ नहीं बिगड़नी चाहिए। नॉमिनेशन 1/10 है, और वो भी उनके लिए कि मतलब अगर कभी ऐसा कल को लगा भी है, थोड़ी नई नई ट्राइब्स, नई नई स्केड्यूल ट्राइब पैदा होती चली जाएंगी। अगर राज्य की सरकार को ये लगा कि ऐसी किसी स्केड्यूल ट्राइब की पहले कभी नॉमिनेशन हुई नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं पंचायत के अंदर, तो दे देंगे। कितनी ट्राइब्स निकल आएंगी? एक निकल आएगी, दो निकल आएगी, ठीक है, बार बार थोड़ी ना आती जाएगी। और वो भी एक बार के लिए होगा, मतलब ऐसा कि एक ट्राइब निकल कर आ गई, मतलब ऐसे ही पता लगा उसके बारे में कि अच्छा ये भी है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इनके बारे में हमें पता नहीं था, कल को पता लगा अच्छा इनकी भी एक बेल्ट है, इस जंगल में, इस एरिया में ये रहते हैं, ठीक है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शैल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया। अगर ज़मीन अगर लेनी है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, ग्राम सभा और पंचायतों से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए। एंड बिफोर रीसेटलिंग और रिहेबिलिटेटिंग पर्सनस अफेक्टेड बाय सच प्रोजेक्ट्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज। देखो आपको भी पता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या चीज़ आनी चाहिए? रिहेबिलिटेशन। लेकिन अगर कभी वक्त का तकाजा ऐसा है, ज़रूरत आन पड़ी कि ऊपर से डायरेक्शंस आई है कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमें चलाने चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और तब तक रीसेटलमेंट वगैरह या रीसेटलिंग का प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है, उसकी बात भी नहीं हुई है, अगर तब ऐसा कुछ करना है कि लैंड को एक्वायर करना है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की एट अप्रोप्रिएट लेवल। कि गाँव में ऐसा होने जा रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पर ऐसा होने जा रहा है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसा होने जा रहा है कि कुछ पॉपुलेशन की जो ज़मीन है, हो सकता है उनकी पुश्तैनी ज़मीन हो, उनका कम्युनिटी रिसोर्स हो, वो उसको लिया जा रहा हो। यहाँ पर कभी भी ऐसा वर्ड मत लिख देना कि स्नैच करना या छीना जा रहा हो। छीना नहीं जा रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली उसका फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा। हाउएवर एक्चुअल प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो होती है इन प्रोजेक्ट्स की ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज़ में, इट शैल बी कोऑर्डिनेटेड एट द स्टेट लेवल। यानी कि ये कहाँ पर बैठ के बात होगी? स्टेट सेक्रेटेरिएट में, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के आगे, ओके। क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है ना, एक बात बताओ, नहीं बन जाएगा सेंसिटिव मुद्दा? सुप्रीम कोर्ट तक में केस जा सकता है फिर ये वाला, तो है ना, ये चीज़ है। उसके बाद क्योंकि दिक्कत देखो यहाँ पर कहाँ गया ये, दिक्कत ये है कि हाँ, बिफोर रीसेटलिंग और रिहेबिलिटेटिंग पर्सनस अफेक्टेड बाय सच प्रोजेक्ट्स इन द शेड्यूल्ड एरिया। अभी रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा है, उससे पहले ज़मीन ली जा रही है, एक्वायर करी जा रही है। उसके बाद प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज़ इन द शेड्यूल्ड एरियाज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पंचायत की एट द अप्रोप्रिएट लेवल। जो रिकमेंडेशंस हैं ग्राम सभा के या पंचायत के हर एक लेवल पे, इट शैल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज। यानी कि अगर ग्राम सभा या पंचायत विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कुछ रिकमेंडेशंस देती हैं कि कैसे जो कभी भी किसी कंपनी को लाइसेंस दिया जा रहा है, माइनिंग लीज दी जा रही है माइनर मिनरल्स को माइन करने के लिए शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी एक कम्युनिटी रिसोर्स है वैसे तो, यहाँ पर रहने वाले लोगों का, ट्राइबल्स का, कम्युनिटीज़ का। अब इस केस में जो बातें ग्राम सभा या पंचायत हर एक लेवल पर रिकमेंड करेंगी, वो कंपनी को, वो ठेकेदारों को माननी पड़ेंगी, उनके लिए वो मैंडेटरी होगा। अगर उन्होंने बोला कि माइनिंग लीज आपको मिली है, 12 दिन के लिए मिली है, तो आप ये नहीं कह सकते सर जी कल बारिश हो रही थी, हम तो कल माइनिंग कर ही नहीं पाए, वो आपकी दिक्कत है। अगर उन्होंने बोला कि ये 12 हफ्तों के लिए यहाँ पर माइनिंग चल सकती है और उसमें से भी तुम माइनर मिनरल्स में से इन 5 मिनरल्स को हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है, बाकी मिनरल्स ले सकते हो, तो आपको मानना पड़ेगा, ये मैंडेटरी बातें हैं इनकी, ठीक है। उसके बाद वरना आप पे बहुत हैवी फाइन और पेनल्टी लग सकता है। एंड एक बात मैं आपको बता दूँ, माइनर मिनरल्स यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रह चुका है। यूपीएससी 4 बार पिछले 10 साल में 4 बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, माइनर मिनरल्स वर्ड के ऊपर। उसके बाद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा और द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल, इट शैल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर मिनरल्स बाय ऑक्शन। ऊपर वाला पॉइंट ही है, डिफरेंस क्या है?
अगर बोलियां लगकर, बिडिंग लगकर, ऑक्शन लगकर, अगर अलग अलग ठेकेदारों ने, कंपनी ने ये राइट पा लिया है कि वो माइनर मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अगर उसके लिए कुछ कंसेशन मिल जाए, कंसेशन इन द सेंस मतलब यहाँ पर बात पैसे की तो है ही नहीं, कंसेशन इन द सेंस कि 12 हफ्ते की जगह 24 हफ्ते का समय मिल जाए, 2 महीने 4 महीने मिल जाए समय, हम जो मान लो एग्जांपल जो भी हमने लिया कि 5 माइनर मिनरल्स को नहीं निकाल सकते, इसमें से अलाउ कर दिया गया कि 3 निकाल सकते हो, ठीक है। जो भी रिकमेंडेशन जिस भी परिस्थिति में ग्राम सभा या पंचायत देगी, विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो इन ठेकेदारों को, वो इन कंपनियों को माइनर मिनरल्स एक्सप्लॉइट करते वक्त, निकालते वक्त, माइनिंग करते वक्त माननी पड़ेगी, वो इनके ऊपर बाध्य होगी अगर इन्होंने माइनिंग लीज पाई है या फिर इन्होंने माइनिंग राइट्स पाए हैं थ्रू ऑक्शन, जब बोलियां लग रही थी उसके अनुसार। ओके, तो उनको समझा दिया जाता है, देखो तुम ऑक्शन में, इसमें बिडिंग में तुम जीत गए हो और ये माइन, ये जो फील्ड है, ये तुम्हें एलोकेट करी जाती है इतने इतने दिन, इतने इतने महीने के लिए या इतने इतने साल के लिए। साल वैसे बहुत ज़्यादा साल के लिए नहीं दी जाती है वैसे जनरली, क्योंकि तो सब लूट मार के निकल पड़ेंगे यहाँ से। उसमें ये समझा दिया जाता है इनको, देखो हमारी बातों को बहुत सीरियसली लेना, ये मत सोचना कि प्रधानमंत्री का ऑर्डर नहीं है, ये राष्ट्रपति का ऑर्डर नहीं तो ये ऑर्डर वीक होगा, हम तुम्हारी चमड़ी तक उतार सकते हैं। अच्छे से इनको ये वाली बात समझा दी जाती है। उसके बाद while endorsing panchayats in the scheduled areas with such power, while endowing मतलब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजना पंचायत को स्केड्यूल्ड एरियाज के अंदर, जब इनको ये पावर्स और अथॉरिटी जब ये दी जाती है, ठीक है, एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, उस टाइम पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा या विधान परिषद, इट शेल इंश्योर डैट जो पंचायत हों हर एक एप्रोप्रिएट लेवल पर और ग्राम सभा पर, दे आर एंडाउड स्पेसिफिकली विद, इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजा जाए या कुछ कुछ चीज़ों इनको सिखाई जाए, बोली जाए, जिसको इनके लिए मानना आवश्यक है। ये स्टेट लेजिस्लेचर ये इंश्योर करेगा कि पंचायत जो हैं, ठीक है, हर एक लेवल पर और ग्राम सभा, उनको नवाजा जाए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, नंबर 1, या पावर से, फंक्शन से, पावर टू एनफोर्स प्रोविजन और टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट द कंजम्पशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। अगर तुम्हें लगता है कि धूम्रपान मदिरा बैन करना है तुम्हें अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने इंटरमीडिएट लेवल पर, कहीं पर भी किसी कस्बे में, तो तुम कर सकते हो, यू आर फ्री। उसके बाद मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ये बता देता है, कभी कभार बोल देता है, उसको परमिट कर देता है। सारे स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे भाई, वो डिपेंड करता है कि कौन से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने बैठकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजा है ग्राम सभा को, पंचायतों को, क्या पावर्स एंड फंक्शंस दे रखे हैं। नंबर 2, ये पर्टिकुलर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, अभी हम माइनर मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी काफ़ी बार पूछ चुका है, लगभग 3 से 5 बार पूछ चुका है इसके बारे में। जो डिकोडिंग वाली सीरीज़ में चलाऊंगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, मैं ऐसे ही टॉपिक निकालने वाला हूँ। आई कैन गारंटी यू, अगर आप उस सीरीज़ को सीरियसली ले गए, 60 to 65 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, टॉपिक्स, 60 to 65 टॉपिक्स, 100 में से जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से अगर आप 65 टॉपिक जो है वो आपको एग्जाम में 2024 में देखने को मिलेंगे। पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल होता है सिविल सर्विस का, उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। हमें लोग क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन था, चाहिए तो फंस ही नहीं सकता था, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, उस टाइम पर छोड़ना था उसको। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर बैठ रहे हो तो इन चारों ऑप्शंस के बारे में थोड़ी सर्च कर जाओ। वो घुमा फिरा के 2 से 3 साल बाद रिपीट होता है, वो किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है, किसी और फॉर्मेट के अंदर होता है। सुरको ताड़ा का क्वेश्चन फिर से आ सकता है, ड्यूगोंग का क्वेश्चन फिर से आ सकता है, ठीक है। और इन्होंने ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछे भी ऐसे एनिमल से रिलेटेड या साइट से रिलेटेड। तो ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके बाद पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द scheduled areas and to take appropriate ठीक है, and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of scheduled tribe। अगर याद है अभी हम पढ़ रहे थे एलिनेशन वाली बात, ये क्यों हो रही है, अगर इनकी ज़मीन अगर ली जा रही है
है और उससे पहले उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा, रीसेटलमेंट नहीं हो रहा, तो ग्राम सभा या पंचायत अपने हिसाब से स्टेप ले सकते हैं ऐसा किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या रिस्टोर करने के लिए कि वापस करो लैंड उनका। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, इनके पास ये पावर है, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था ना कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर उनका लैंड जो एक्वायर करा जा रहा है तो ग्राम सभा या पंचायत से एप्रोप्रिएट लेवल पर कंसल्ट करना पड़ेगा। तो जो विधानसभा विधान परिषद है, कुल मिलाकर स्टेट लेजिस्लेचर जो है, वो इनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है कि तुम चाहो तो वापस उनका लैंड करवा सकते हो उनको, या फिर इस चीज़ को तुम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भले ही ये चीज़ करी जा रही है, एक्वायर करा जा रहा है लैंड, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इससे ही एलिनेट हो जाएंगे, स्टॉप इट, प्रिवेंट कर दो उसको। वी आर गिविंग यू ऑल द पावर्स टू डू डैट। द पावर टू मैनेज विलेज मार्केट्स लाइक मंडीज एक्सेट्रा। ठीक है, अभी विलेज मार्केट कैसे, यहाँ पर कोई भी एलियन सेलर आके अपनी दुकान या अपनी मंडी ना लगा सके। जो भी मेला है, जो नुमाइशें हैं, कुछ भी सामान इनका बिकता है, लोकल लोग हैं खरीदने वाले और लोकल सेलर्स हैं, यही हैं इन्हीं एरिया से, तो इन्हीं को रखो। आपकी मर्जी, आप मैनेज कर सकते हो उसको जैसा आपको ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बाहर से कोई गुड्स आए, वो फ्लड हो गए और इनका फिर व्यवसाय चला गया यहाँ से, इस वजह से कहा जा रहा है विलेज मार्केट। द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये देख लो कौन कौन से जो मनी लेंडर्स हैं या जमींदार हैं या बिचौली हैं, वो इनको पैसा देके फंसा लेते हैं झांसे में और फिर इनसे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। एक्चुअली ये वाला जो इशू है ना कि मनी लैंडिंग के ऊपर कंट्रोल रखना, अब आप कहोगे पंचायतों को इनसे क्या लेना देना, वो तो प्राइवेट पर्सन है। ये कभी भी, अब शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह तो ज़्यादातर पैसे वगैरह के बारे में जानते नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो शहरों के साथ आके जो मर्ज हो गए हैं, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुके हैं, तो प्रिवेंट करा जा सके कि वो बेगार सिस्टम का पार्ट ना बने। और बेगार क्या होता है, फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी जो आप कह रहे हो ना, एक ही बात है, बॉन्डेड लेबर कह लो, फोर्स लेबर कह लो। ओके, उसके बाद पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज ऑफ ऑल सोशल सेक्टर्स। लाइक आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम एक चीज़ पढ़ते थे 10th क्लास में, टकराई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs। आपस में ये लोग अपना धंधा पानी चलाते रहते हैं, कुछ कुछ सामान बेचते रहते हैं, कुछ कुछ बना कर, है ना। तो ये एक प्रकार का सोशल सेक्टर हुआ कि नहीं हुआ जैद, है ना। इसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप देना, क्योंकि बाकी सोशल सेक्टर देखो क्या है, कुछ लिख भी देना कर हम यार, अब वो पता नहीं उस गांव के लिए, उस स्टेट के लिए फिट बैठे कि नहीं बैठे। SHG तो हर जगह होते हैं। अब SHG कोई टैग थोड़ी लगा के घर पे बैठा रहता है। 4-5 औरतें हैं हमारी, मतलब मान लो कि हम सबकी मम्मियाँ हैं, शाम को वो पापड़ बनाने बैठती हैं, कोई सुई धागा का काम करने बैठती हैं, कोई कुछ करने बैठती हैं, मटके बनाती हैं, जो भी इनको स्किल क्राफ्ट वगैरह आते हैं, लंच टिफ़िन देती हैं, सप्लाई करती हैं, कुछ भी करती हैं, और जो प्रॉफिट आता है हफ्ते का या डेली का या महीने का, वो आपस में बांट देती, तो उनका गुजारा आराम से चल रहा है। वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। होता है कि नहीं होता है, मतलब पापड़ वगैरह ये सारे काम करना, झाड़ू बनाना, कारपेट बनाना, साड़ियाँ बुनना, साड़ियाँ बनाना, या क्या कहते हैं फॉल लगाना साड़ी के अंदर, सूट वो सिलना, ये सिलाई मशीन रखना, ये सारे काम है कि नहीं, अगर सब लोग मिलकर करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही हुआ ना ये, ठीक है। उसके बाद द पावर टू कंट्रोल लोकल प्लान्स एंड लोकल रिसोर्सेज फॉर सच प्लान्स इंक्लूडिंग ट्राइबल सब प्लान्स। कोई भी ऐसे जो डेवलपमेंट प्लान आते हैं, कोई भी रिसोर्सेज के बारे में अगर बात होती है, जैसे माइनर मिनरल्स, ठीक है, अगर वो ट्राइबल सब प्लान का पार्ट है, क्या उनको उससे फ़ायदा होगा, नुकसान हो सकता है, वो चाह रहे हैं ऐसा कि नहीं चाह रहे हैं, ये सारी पावर ग्राम सभा के पास है, पंचायतों के पास है, वो देख लेंगे, ठीक है। और इसको, इन पावर से इनको कौन नवाजता है, कौन देता है इनको, ये स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ऑफिस या भटकना मत, अभी तक हम PSAT के फीचर्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेशंस शैल कंटेन सेफगार्ड्स टू एंश्योर दैट पंचायत जो है हायर लेवल पर, दे डू नॉट एज्यूम द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट द लोअर लेवल और ऑफ द ग्राम सभा। ये अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में उसके, कि इसके लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऐसा कानून ला सकते हैं
कि बेसिकली जो हायर लेवल पे जो पंचायत हैं लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे, वो ग्राम सभा जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है लोकल लेवल पर यानी कि विलेज लेवल पर, उसकी पावर के साथ इंटरफेयर ना करें, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर shall endeavor to follow the pattern of 6th schedule to the constitution जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बनाना चाहे पंचायतों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। 6 शेड्यूल कौन से एरियाज होते हैं जैद? दीज आर रिलेटेड टू ट्राइबल बेल्ट्स, है ना, होता है ना, ट्राइबल बेल्ट एरियाज। क्योंकि श्रेया सिंपल सा पॉइंट है, 5th शेड्यूल एरिया की बात हो रही थी जहाँ पर डेवलपमेंट इतनी नहीं है, वो नहीं है। ज़्यादातर पावर तो यहाँ पर आपने देखा ना कि शेड्यूल ट्राइब चल रही थी, तो 6 शेड्यूल एरियाज का भी ध्यान रखा चाहिए बोला गया, ठीक है। इसके लिए कौन देखेगा, कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। कि दे शैल एम टू फॉलो द पैटर्न ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल डिजाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इन द पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द शेड्यूल एरियाज। उसके बाद कोई भी प्रोविजन हो किसी भी कानून का रिलेटिंग टू पंचायत इन द शेड्यूल्ड एरियाज, अगर ये इस एक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है या इस एक्ट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, अगर वो इसके साथ इनकन्सिस्टेंट है, इट शैल सीज टू बी इन फोर्स और एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस एक्ट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये उसमें उस टाइम पर जाकर ठप हो जाएगा, ये फिर वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर, या फिर ओवरऑल अगर सारे के सारे राज्य अगर इसको राज्य की सरकारें अगर इसको वॉलेट कर रही है तो इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को, ठीक है। वही वाली बात है ना, बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर क्रॉस हो रही हैं, तो यहाँ पर देखो जुडिशरी की जरूरत ही नहीं नल बॉडी डिक्लेयर करने की, एक्ट में फीचर डाल दिया गया। जब से इसको प्रेसिडेंट एसेंट मिला था, कब से मिला था? दिस एक्ट पीसा एक्ट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 24 दिसंबर 1996। उसके बाद however all the panchayats existing immediately before such date, they shall continue till the expiry of their term until and unless उनको स्टेट लेजिस्लेचर ने जल्दी डिसॉल्व ना कर दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ गए ना, ये जो पीसा एक्ट है, अगर इसका कोई भी प्रोविजन है वो इस एक्ट के फीचर्स को, ऑब्जेक्टिव को अगर वायलेट करता है तो इट शैल सीज टू एग्जिस्ट, ख़त्म हो जाएगा एट द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस एक्ट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कब मिला था इसको? 24 दिसंबर 1996 को। तब से लेकर 1 साल तक तो वो प्रोविजन चल सकता है, क्योंकि ग्राम सभा ने ऐसा सोचा होगा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर पे सोचा होगा, पंचायतों ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन उसके बाद ये डिसॉल्व करा जा सकता है, ओके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में फाइनेंसिस के बारे में, फाइनेंशियल प्रोविजंस, कि इनको पैसा कहाँ से आता है, क्या आता है। थैंक यू वेरी मच।